हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हैं अपनी साइंस की अगली क्लास लेकर के। ठीक है, पिछली 2 क्लासों में आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने देखा उस क्लास को, और उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ उसमें समझ में आया होगा। इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट के भरोसे मैं अगली क्लास लेकर के और कंटिन्यू क्लास करने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए। ग्रुप डी तक आपका हम लगभग साइंस कंप्लीट करा करके जाएंगे भाई। आपसे वादा किया है तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? बंद कर दीजिए। हम आपको कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है भाई, बस आपका प्यार और ये सब सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, है ना? जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे बच्चे, और जैव प्रक्रम में हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम जो होता है बच्चों वो 4 प्रकार से होता है। जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है बच्चों। पहला हो गया पोषण, पहला क्या हो गया? पोषण हो गया। दूसरा बच्चों श्वसन हो गया, दूसरा श्वसन हो गया। और तीसरा साथी हम लोग बात करें तो बच्चे परिसंचरण हो गया, परिसंचरण हो गया। ठीक है ना? और उसके बाद बच्चे चौथे की अगर हम लोग बात करें तो चौथा साथियों हो गया आपका उत्सर्जन। ठीक है, क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया बच्चों। ठीक है, ये 4 प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं साथी। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। और जैव प्रक्रम में हम लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी वो पोषण पर पढ़ी थी बच्चों। किस पर पढ़ी थी? पोषण पर पढ़ी थी। आइए नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों श्वसन की। और ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 9th, ठीक है, 9th और 10th की जो NCERT ना बच्चों, NCERT, ठीक है ना, जो क्लास में चलती है 9th और 10th में यूपी बोर्ड NCERT, मतलब जो NCERT चलती है बच्चों, NCERT बेस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। उसी किताब का ये मैटर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी किताब से संबंधित जो क्वेश्चन है और कुछ अपने मन से बना के क्वेश्चन मैं आप सबको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे सीमित क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, कंटेंट जब आप एक बार पढ़ लोगे ना भाई, तो फिर आप कैसे भी क्वेश्चन करोगे आप इसका आंसर दे ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास का जो आपका पोषण वाला चैप्टर, जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है। 10th क्लास का जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पोषण निपटा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों श्वसन के बारे में। ठीक ना? श्वसन के बारे में मैंने कल आपको कुछ पिछली क्लास में थोड़ी बहुत मैंने बातें की थी, जिसमें मैंने आपको पादप को बताया था कि पादप श्वसन कैसे करते हैं बच्चों। तो पादप श्वसन करते हैं पत्तियों से। पादप श्वसन कैसे करते हैं? पत्तियों से करते हैं। और पत्तियों में उनके लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें रंध्र कहते हैं। जिन्हें बच्चों क्या कहते हैं? जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक ना? रंध्रों द्वारा बच्चे पादप क्या करते हैं? रंध्रों द्वारा पादप श्वसन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है भाई, जो पादप होते हैं बच्चे वो रंध्र द्वारा श्वसन करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है ना? चलिए, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। और एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों, पादप जो होते हैं वो रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। साथ ही सब बच्चों ध्यान रखिएगा, पादप जो है CO2 जो है CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं बच्चों। और O2 बच्चों क्या करते हैं? O2 उत्सर्जित करते हैं। O2 उत्सर्जित करते हैं, ध्यान रखिएगा। O2 का क्या करते हैं बच्चों? उत्सर्जन करते हैं। ठीक ना? उत्सर्जित करते हैं O2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चे अच्छे से, शानदार तरीके से। पिछली क्लास पूरी इसी पर डिपेंड थी। जिन साथियों ने नहीं देखा है उस क्लास को आप लोग बच्चे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भैया, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, 1 सेकेंड बाबू। चलो बेटा, आगे बात करते साथी हम लोग यहाँ पर ध्यान से। तो बच्चे आज हम लोग श्वसन के बारे में बात करेंगे। और श्वसन में बच्चों किस पे बात करेंगे? मानव श्वसन पर बात करेंगे। ठीक ना? विशेषकर जो आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों, ग्रुप डी में NTPC भी आप दे दीजिएगा। बायो अगर इससे बाहर आ जाए तो भाई बताना आप लोग। ठीक है, बायो से बाहर आ जाए तो बताना। और जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं भाई साहब, चैलेंज कर रहे हैं, पढ़ा ग्रुप डी में रहे हैं, लेकिन भाई साहब अगर NTPC में अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो कोई बताइएगा हमें। ठीक है बच्चे, देखिए मेरी बात समझिएगा ध्यान से। हम मानव श्वसन पढ़ने जा रहे हैं आज बच्चों। ठीक है ना? और मानव श्वसन को थोड़ा सा हम आपके लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पे एक चित्र लगाएंगे और उसके माध्यम से बच्चों हम आपको बताएंगे। 1 सेकेंड बाबू। ठीक ना? उसके माध्यम से आपको हम बताएंगे। ठीक है, मानव श्वसन बच्चों। ठीक है ना? मानव श्वसन यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बच्चे। मानव श्वसन, मानव श्वसन में बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो मतलब सबसे मेन चीज जो होती है मानव श्वसन में बच्चों, वो होता है फेफड़ा, अर्थात लंग्स होता है। मानव का क्या होता है बच्चों? लंग्स होता है।
मानव में श्वसन जो होता है ना बच्चों, वो फेफड़ों में होता है। कैसे होता है? फेफड़ों में होता है, ठीक है ना। मानव में जो श्वसन होता है बच्चों कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। और फेफड़ों के साथ साथ बच्चों कुछ मानव में जो श्वसन नलिकाएं होती हैं उन्हें कुछ भागों में बांटा गया है, कुछ श्वसन अंगों के बारे में बांटा गया है। तो मानव में कुछ प्रमुख श्वसन अंग, ठीक ना, प्रमुख श्वसन अंग, ठीक है, प्रमुख श्वसन अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, पूरा जो अंग है, और ये अंग मिला करके बच्चों क्या बनते हैं? मानव श्वसन तंत्र बनते हैं, ठीक है। देखिएगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से बच्चों। सबसे मेन चीज होती है नासा द्वार बच्चों। क्या होती है? सबसे मेन चीज होती है नासा द्वार, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। इसे नाक भी कहते हैं बच्चों। ये नासा मार्ग या नासा द्वार होता है, ठीक है ना। इसे नासा द्वार या नासा मार्ग कहते हैं। ये बच्चों पीछे जा करके, ये पीछे बच्चों यहाँ पे खुलता है, नासा गुहा में खुलता है बच्चों। नासा गुहा पीछे होती है, पीछे एक नासा गुहा होती है बच्चों, वहां पर जाके खुलती है, क्योंकि आपका एक नलिका ये होती है, एक नलिका ये होती है, और ये नलिका बच्चों यहाँ पर जाकर, जिसको नासा कपाट भी कहते हैं इसे बच्चों, इसे नासा कपाट भी कहते हैं, ठीक है ना। नासा कपाट पर जाकर के नासा द्वार खुलता है। तो अगर आपसे कभी पूछा है नासा द्वार कहाँ खुलता है बच्चों, या नासा मार्ग कहाँ खुलता है, तो नासा कपाट में खुलता है, यानी कि दोनों नलिकाएं वहां पर जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। फिर बच्चों वो नलिका क्या होती है? सीधे आगे की ओर बढ़ती है, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है बच्चों, ये मुख है, मुख देखिए, एक नलिका तो ये हो गई और एक नलिका मुख वाली हो गई, ठीक है ना, ये जा रही है। इसके बाद बच्चों ये जाकर के नासा द्वार और मुख गुहा, ये दोनों बच्चों ग्रसनी में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? ग्रसनी में। नासा द्वार के बाद बच्चों दूसरा जो मार्ग आता है, नासा द्वार के बाद जो दूसरा अंग होता है वो होता है ग्रसनी। वो बच्चों क्या होता है? ग्रसनी होता है, ग्रसनी में खुलता है। नासा मार्ग कहाँ खुलता है बच्चों? ग्रसनी में खुलता है जाकर के, ठीक है। ये कहाँ खुलेगा जाकर के? आगे ग्रसनी में खुलेगा जाकर के। अब ग्रसनी में बच्चों क्या होगा? ग्रसनी में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ग्रसनी होती है बच्चों, ग्रसनी में 3 भाग होते हैं। ग्रसनी में 3 भाग होते हैं। अग्र भाग को नासा ग्रसनी कहते हैं। अग्र भाग को बच्चों एक सेकंड भैया, ठीक है, उसको बंद कर लो बाबू, आवाज़ आ रही, ठीक है। सुनिए जो, ठीक है, एक सेकंड बेटा, जरा एक सेकंड रुकिएगा। चलो बेटा आगे बात करें भाई, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान समझो बच्चे। तो आगे बच्चों जो नासा द्वार होता है ना, नासा द्वार बच्चों कहाँ खुलेगा जाकर के? ग्रसनी में खुलेगा। कहाँ खुलेगा भाई? ग्रसनी में खुलेगा। ध्यान रखिएगा, ग्रसनी जो बच्चे होते हैं 3 भागों में डिवाइड होती है। ग्रसनी जो होती है ये 3 भागों में डिवाइड होती है। इसका जो अग्रभाग होता है ना बच्चों, अग्रभाग, इसका जो अग्रभाग होता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसका जो बच्चों अग्रभाग होता है, अग्रभाग को नासा ग्रसनी कहते हैं। अग्रभाग को बच्चों क्या कहते हैं? नासा ग्रसनी कहते हैं, नासा ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। इसके अग्रभाग को नासा ग्रसनी कहते हैं। और दूसरा बच्चों इसका होता है मध्य भाग। दूसरा क्या होता है? मध्य या निचला भाग होता है बच्चों, इसे निचला भाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निचला भाग कहते हैं। और निचला भाग को साथ ही ध्यान रखिए क्या कहते हैं? निचला भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मुख ग्रसनी कहते हैं, मुख ग्रसनी कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए बच्चे, पहले नाम इनके कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा बच्चे होता है पिछला भाग। पिछला भाग होता है बच्चों, पिछला भाग, ध्यान रखिए कौन सा भाग होता है? पिछला भाग होता है। पिछला भाग को बच्चे ध्यान रखिएगा, पिछला भाग को बच्चों क्या कहते हैं? यहाँ पे कंठ ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कंठ ग्रसनी कहते हैं, कंठ ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बच्चे? कंठ ग्रसनी कहते हैं। देखिए जो ग्रसनी होती है बच्चों ये 3 भागों में डिवाइड होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गांठ के जैसे बच्चों बनी हुई है, ठीक ना, एक गांठ यहाँ पे दिख रही होगी। इस गांठ के बारे में समझिएगा बच्चों, ये 3 भागों में डिवाइड। नासा ग्रसनी, जहाँ पर ऊपर की जो नाक की नली होती है ना बच्चों, वो आकर के खुलती है, ठीक है, उसे नासा ग्रसनी कहते हैं। मुख, जहाँ पर मुख जा करके मिले, ये ऊपर से नलिका आती है और नीचे से मुख की नलिका जाती है मध्य से, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये मुख ग्रसनी होती है। दोनों जाकर के कहाँ खुलती है? न ग्रसनी में खुलती हैं। फिर कंठ, उसमें बच्चों यहाँ पे क्या होता है? कंठ होता है, जिसे टेटुआ भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टेटू, सॉरी टेटुआ अलग चीज हो गया। यहाँ बच्चों क्या होता है? कंठ होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है, जो एक ऐसे लटक रहा हिस्सा होता है बच्चों, ठीक है ना, कंठ। उस कंठ वो भी जाकर के कहाँ खुलता है बच्चों? ग्रसनी में खुलता है। जो कंठ ग्रसनी होती है बच्चों, ये ढक्कन का काम करती है बच्चों। किसका काम करती है?
ढक्कन का काम करती है कि जब सांस ले रहे होते हैं तो ये आगे खाने वाले हिस्से को बंद, मुख वाले हिस्से को बंद कर देती है, और जब मुख से खाना खा रहे होते हैं तो बच्चे ये ऊपर वाले हिस्से को क्या करती है, बंद कर देती है, अन्यथा जो खाए वो ऊपर चला जाए, जो सांस ले वो नीचे बाहर से निकल आए, समझ रहे, मुख से निकल आए, ऐसा नहीं होता। तो ये वहाँ पे चैम्बर टाइप में बना होता है, ठीक ना। एक प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ग्रसनी क्या करती है, चैम्बर का काम करती है बच्चों, ठीक ना। हाँ ठीक है, बहुत सही बच्चे, आगे बढ़े भैया। चलिए आगे हम लोग बात करें, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत सही, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना, ग्रसनी जो होती है ना बच्चों, ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी आहार नाल, जो बच्चे ग्रसनी होती है ये आहार नाल और श्वास नली दोनों में क्या होती है, खुलती है, दोनों में खुलती है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों हम इसके बाद बात करें तो पहली चीज़ तो बच्चों क्या हो गया, नासा द्वार हो गया, और दूसरा बच्चों क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ठीक ना, दूसरा ग्रसनी हो गया बच्चों। और तीसरा हम लोग बात करें साथी, तीसरा होता है वायुनाल। तीसरा क्या होता है बच्चों, वायुनाल होता है, ठीक है ना, वायुनाल की बात करते हैं बच्चे। तीसरा क्या होता है, वायुनाल की बात करते हैं। तीसरा बच्चों वायुनाल होता है, ठीक है ना, वायुनाल होता है, ठीक है। अब वायुनाल के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बच्चे, एक्चुअली आज हम अकेले हैं भैया, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है कैमरा वगैरह सही चल रहा है कि नहीं चल रहा बाबू, ठीक ना। हाँ बार बार देखना पड़ता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं यार प्यारे भाई, समझा करो आप लोग, ठीक है। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, क्लास अच्छी लगे तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए वायुनाल के साथ ही अगर हम लोग बात करें तो वायुनाल दो प्रकार की होती है। वायुनाल कितने प्रकार की होती है बच्चे, दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। वायुनाल की बात करें साथी, वायुनाल, ठीक है, ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। वायुनाल बच्चे दो प्रकार की होती है। वायुनाल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है स्वर यंत्री, ठीक है ना, स्वर यंत्र बच्चों होता है, ठीक है, एक स्वर यंत्री होती है, और दूसरा बच्चों जो इसका होता है एक हो गया स्वर यंत्री और एक होगा श्वास नली, दूसरा बच्चों होता है श्वास नली, ठीक है, दूसरा होता है बच्चों श्वास नली, ठीक है, श्वास नली। जो वायुनाल होता है ना बच्चों, वायुनाल, अब ये नीचे क्या जाएगा, वायु जाएगा, नीचे क्या जाएगी, वायु जाएगी। तो इस वायु जाने के लिए जो नलिका होती है बच्चों, ये दो भागों में डिवाइड होती है। एक बच्चों स्वर यंत्री में होती है और एक किसमें होती है, श्वास नली में होती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखिए इस चेंबर के बाद जो आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे गुच्छा मिलेगा, ऐसे ये बच्चों मिलेगा श्वास नली होती है। ये क्या होती है बच्चों, ये श्वास नली होती है। ये उपास्थ ये नहीं वलयकार होती है। ये वलयकार का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे चूड़ी के आकार में ऐसे होती है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे गुच्छी होती है, वलयाकार होती है, ठीक है, वलयाकार होती है। स्वर यंत्री बच्चों क्या होता है, यहीं पर स्वर यंत्री लगी होती है बच्चों, यहीं पर क्या होता है स्वर यंत्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेटुआ कहते हैं, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग टेटुआ कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इसे स्वर यंत्री को बच्चों क्या कहते हैं, टेटुआ कहते हैं, ठीक है, टेटुआ समझते हो ना, टेटुआ, टेंटुआ, ठीक है ना, टेटुआ कहते हैं। ये पुरुषों में दिखेगा, टेटुआ जो होगा ना बच्चों वो पुरुषों में दिखेगा, यहाँ पे होता है, ये जो होता है ना, ये भी बच्चों एक चैम्बर, एक बॉक्स टाइप में, तो छोटे से बॉक्स टाइप में होता है ये, ठीक ना, एक छोटा सा बॉक्स होता है, ये यहाँ पे ऐसे फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, यही बच्चों क्या होता है, कंठ या टेटुआ इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये स्वर यंत्री का भाग होता है बच्चों, किसका भाग होता है, स्वर यंत्री का भाग होता है। उसके बाद बच्चों ये श्वास नलिकाएं अंदर जाती हैं, फिर अंदर जाने के बाद बच्चों क्या करती है, ये फेफड़े में दो भागों में बढ़ जाता है। जो मनुष्य का सबसे मेन पार्ट होता है श्वास नली का, वो होता है फेफड़ा बच्चों, क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़े के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं बच्चों, फेफड़े के दो भाग होते हैं, एक दायां होता है और एक बायां होता है, ठीक है, एक दायां होता है और एक बायां होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दायां वाला हिस्सा होता है ना, वो बाएं वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, लंबा नहीं होता है लेकिन बड़ा होता है, ठीक ना, आकार में बड़ा और चौड़ा होता है, ठीक है ना, कौन सा, दायां वाला बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बच्चे बात करें हम लोग फेफड़े की, तो फेफड़े दो भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक ना। फेफड़ा कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में। जो फेफड़ा होता है ना बच्चों, फेफड़े के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है ना, दो भाग होते हैं। और ये दो भाग में बच्चे ध्यान रखिएगा, एक दायां होता है बच्चों, एक क्या होता है, दायां होता है, और एक बायां होता है, एक क्या होता है, बायां होता है बच्चे। दायां जो होता है ये तीन भागों में डिवाइड होता है, कितने भाग होते हैं, तीन भाग में डिवाइड होता है। और जो बायां होता है बच्चों ये दो चेंबर में, ठीक ना, दो चेंबर कह सकते हो, चेंबर में होते हैं। और इसके कितने चेंबर होते हैं, दो चेंबर होते हैं बच्चों, ठीक ना, इसके कितने चेंबर होते हैं, दो ही चेंबर होते हैं। बाएं वाले के बच्चों दो चेंबर होते हैं, ठीक है ना, दो चेंबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चे अब एक एक टॉपिक में बना रहा हूँ, एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पहले फेफड़ा पढ़ाऊंगा, फिर अगला हार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें धमनियाँ वगैरह पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें जो वाहिकाएं परिसंचरण तंत्र में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए तो इतनी बात समझ में आई। इस दाएं वाले में कितने चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं, बाएं वाले में कितने चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। देखिएगा, एक बच्चों यहाँ से लेकर के ये चैम्बर होता है, एक बच्चों यहाँ से ये चैम्बर होता है, और दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर ये होता है। इसमें साथ ही यहाँ से लेकर के ये एक चैम्बर होता है और दूसरा ये चैम्बर होता है, ठीक है ना, दूसरा ये चैम्बर, वो बाएं वाला हिस्सा होता है, दायां हिस्सा होता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं बच्चे,
ठीक है ना। और थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो श्वास नली होती है, श्वास नली की थोड़ी सी हम लोग और बात कर लेते हैं साथी। श्वास नली जो होती है बच्चों 10 से 12 सेमी लंबी होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेमी लंबी होती है। 10 से 12 सेमी लंबी होती है बच्चों, ठीक ना। 10 से 12 सेमी लंबी होती है। और बच्चों इसका जो व्यास होता है ना साथी, इसका जो व्यास होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो व्यास होता है बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड साथी, फेफड़ा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसका जो व्यास होता है साथी, किसका? श्वास नली का जो व्यास होता है 1.5 से बच्चों 2.5 होता है, ठीक ना, 1.5 से 2.5 सेमी, ठीक ना, इसका व्यास होता है, ठीक है। इसका क्या होता है बच्चों? व्यास होता है। श्वास नली का जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है बच्चों कितना होता है? 1.5 से 2.5 सेमी होता है। और जो साथी इसके लंबाई होती है बच्चों कितनी होती है? 10 से 12 सेमी लंबी होती है। 10 से 12 सेमी लंबी होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी कि नहीं आ गई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, स्वर यंत्री बच्चों क्या होता है? टेटुआ होता है। स्वर यंत्री क्या होता है बच्चों? टेटुआ होता है। इसे कंठ द्वार भी कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? इसे कंठ द्वार भी कहते हैं। बिल्कुल समझ में होगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। जो अब बात करते हैं हम लोग फेफड़ा के बारे में विशेषकर। अब विशेषकर बच्चों हम लोग जो बात करेंगे वो फेफड़ा के बारे में बात करेंगे, ठीक है साथी। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? फेफड़ा के बारे में बात करेंगे। तो फेफड़ा बच्चों मनुष्य में सबसे प्रमुख श्वसन अंग होता है, ठीक ना, श्वसन अंग होता है जो 2 संख्या में डिवाइड होता है। और बच्चों ये हल्के गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है बच्चों। ये 2 भागों में डिवाइड होता है, एक बायां और एक दायां। दाएं भाग में 3 चैम्बर होते हैं और बाएं भाग में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। और इन चैम्बरों के बाद बच्चों क्या करें, जो इसके बाद बात करें तो जो फेफड़ा होता है ना बच्चों, ये एक पतली सी झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है। एक पतली और लसलसी झिल्ली से क्या होता है बच्चों? ढका हुआ होता है, ठीक ना। और इसमें एक लसलसा पदार्थ पाया जाता है बच्चों, जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण कहते हैं, ठीक है ना, फुफ्फुस आवरण कहते हैं, ठीक है। जिस लसलसे पदार्थ से गुहा मतलब ये जो इसमें लगा होता है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे की बात करें बच्चों, ठीक है ना। हाँ, आगे की बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बात करें, जो ये फेफड़ा होता है ना बच्चों, जो श्वास नलिका होती है बच्चों, ये श्वास नलिका आकर के यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। फेफड़े पे आकर के 2 भागों में बच्चों क्या होते हैं? डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। और जब अंदर जाती है बच्चों तो इसमें कई सारी शाखाएं बन जाती हैं। कई सारी क्या हो जाती हैं? शाखाएं बन जाती है बच्चों, बहुत सारी ऐसे शाखाएं बन जाती हैं, ठीक ना। ये देख रहे हो श्वास नली आती है बच्चों, ये श्वास नली क्या करती है? बहुत सारी आगे शाखाओं बढ़ जाती है, जो कि इसका काट यहाँ पे दे रखा है। इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर श्वास नली, ये बच्चों यहाँ पे क्या है? ये कूपिकाएं होती हैं। ऐसे छोटी छोटी क्या होती हैं? कूपिकाएं होती हैं। ऐसे छोटी छोटी कूपिकाएं, यानी कि अंगूर के गुच्छे के जैसे जो भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ये अंगूर के गुच्छों को जैसे गुछ जाती है जाकर के, ठीक है ना, कहाँ? फेफड़ों में गुछ जाती है। जो कि बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये मानव में लगभग जो कूपिकाएं होती हैं ना बच्चों, कूपिकाएं ये लगभग एक पुरुष में 12 करोड़ होती हैं, ठीक है ना। एक वयस्क में बच्चों 12 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। और जो बच्चों छोटा बच्चा, नवजात बच्चा होता है, उसमें 2 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर कूपिकाओं की संख्या पूछ ले बच्चे तो 12 करोड़ वयस्क में होती है। और जो बच्चे नवजात बच्चे होते हैं उनमें ध्यान रखिए बच्चों 2 करोड़ कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं ही बच्चों क्या करती हैं? सांस लेती हैं और छोड़ती हैं, ठीक है ना। वही क्या करती हैं? जो वायु होता है ना बच्चों, वायु का क्या, गैसों का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान करती हैं कूपिकाएं। ये कूपिकाएं क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जो स्वच्छ सांस आती है, ठीक है ना, और जो खराब सांस होती है ना, उसमें क्या करते हैं? कन्वर्ट करके खराब सांस को बाहर कर देती है, मतलब हवा को बाहर कर देती है। अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती हैं, ठीक है ना। ये कौन करता है बच्चों? कूपिकाएं करती हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? अब देखिए मेरी बात समझिएगा। श्वसन बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य श्वसन होता है और एक आंतरिक श्वसन होता है। मनुष्य में 2 प्रकार का श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है बच्चों, एक आंतरिक श्वसन होता है। बाह्य श्वसन की बात करें बच्चों तो ये फेफड़े में, बाह्य श्वसन की बात करें बच्चों तो फेफड़े से होता है, ठीक ना। फेफड़े में होता है बाह्य श्वसन, जिसमें बच्चों O2 एकत्र होता है, अर्थात ऑक्सीजन एकत्र होता है। और आंतरिक श्वसन बच्चों कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है, जहाँ बच्चों क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही साथी कि नहीं आ रही? ठीक है ना। चलिए उसकी बाद बच्चे बात करें कि जो सांस लेने की यदि श्वसन की जो क्रिया होती है बच्चों, श्वसन की क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है बच्चे।
ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया बच्चों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया बच्चों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो बच्चों ध्यान रखिएगा श्वासोच्छ्वास होता है बच्चे, ठीक है ना। एक साथी क्या होता है? श्वासोच्छ्वास होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखो बच्चों, एक क्या होता है बच्चों? एक श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जहां पर स्वच्छ हवा आए, अर्थात ऑक्सीजन युक्त हवा आए और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर जाए, उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और दूसरा बच्चों क्या होता है? ऑक्सीजन परिवहन होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन परिवहन होता है, यानी कि ऑक्सीश्वसन होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीश्वसन होता है, मतलब कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा क्या हो रही है? ऑक्सीजन युक्त गैसें क्या हो रही है? पूरे शरीर में जा रही है। और उन गैसों को, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है साथी? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन करता है। तो ऑल ओवर बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो बच्चों फेफड़े में होता है। और फेफड़ों में कहाँ होता है बच्चों? तो आप बताएंगे कूपिकाओं में होता है। कहाँ होता है भैया? कूपिकाओं में होता है, तो ठीक है। तो इतनी बात बच्चों आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चों फेफड़ा होता है ना, फेफड़े के नीचे बच्चों ऐसे आकार में क्या होता है? डायफ्राम होता है बच्चों। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम बच्चों ही यहाँ पे जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के नीचे बच्चों यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम ऐसे आकार में बना होता है, ठीक है ना। यही बच्चों क्या करता है? पंप करता है। पंप आपका हृदय तो करता ही करता है, लेकिन मतलब जो सांस लेने और छोड़ने वाला जो पंप होता है ना, सांस को लेना और छोड़ना, ये पंप कौन कर रहा है? ये। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाकर देखेंगे तो ये धड़क रहा होता है बहुत तेजी से। ये नीचे की ओर करता है तो सांस अंदर आती है, ये ऊपर की ओर जाता है डायफ्राम तो सांस बाहर जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो डायफ्राम जो होता है ना, सांस को खींचता और छोड़ता है, खींचता और छोड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए ठीक है। इन्हें जो ये हड्डियां बनी होती है बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं? पसलियां कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पसलियां। इसी पसलियों के फ्रेम में आपका क्या है? फेफड़ा पूरा बंधा होता है बच्चों, ठीक ना। चलिए आगे क्या होते हैं? फुफ्फुस धमनियां होती हैं, मतलब फेफड़े में जो फैली हुई वाहिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कुछ बहुत, ठीक है ना। आप अच्छे से समझिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को हम लोग समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है आज के, मजा आ जाएगा आप सभी साथियों को। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे? कह रहा है कि मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियामक के कार्य में सहायक झिल्ली कौन सी होती है? भाई एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने अपने मित्रों में शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। चलो भाई, तो जल्दी बताइए, मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियामक को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए भाई, फटाफट क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चों श्लेष्म कला होती है बच्चों। क्या होती है? श्लेष्म कला। इसने क्या कहा है इसमें, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा पहले। मनुष्य के नासा मार्ग से बच्चों क्या हो रही है? अंदर वायु आ रही है। इसके ताप और दाब, ठीक है ना, मतलब इसके ताप, मतलब जैसे आप हवा जब लेते हैं तो गरम गरम लगता है ना, गरम हवा जो होती है उस वायु को, जो उसकी नमी और इनकी जो ताप होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों? तो श्लेष्म कला करती है। जो मैंने पीछे कहा था ना, नाक नासिका है और नासिका के पीछे बच्चों नासा कपाट है। नासा कपाट को बच्चों क्या कहते हैं? श्लेष्म कला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्लेष्म कला भी कहते हैं। नासा कपाट को श्लेष्म कला कहते हैं बच्चों। यहाँ पे एक झिल्ली, एक आवरण होता है बच्चों, श्लेष्म झिल्ली कहते हैं उसे क्या कहते हैं? श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। वहां पर जाकर के बच्चों क्या होता है? इसका नियामन होता है, ताप का नियामन होता है, ठीक है ना। चलिए नियमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कहा गया यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा गया बच्चों कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? बहुत सही बच्चे, अभी आपने पढ़ा है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 20 सेमी होती है, 5 सेमी होती है, 10 से 12 सेमी होती है, 20 से 30 सेमी होती है बच्चे, बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 से 12 सेमी होती है, ये लंबाई होती है बच्चों। ये क्या होती है? ये लंबाई होती है। और अगर साथ ही व्यास की बात किया जाए, अभी मैंने आप सभी को बताया व्यास कितना होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 1.5 से कितना होता है बच्चों? 2.5 होता है, यानी 1.5 से, ठीक है ना, 2.5 तक, 2.5 सेमी बच्चों, ठीक है ना। एक सेकंड प्यारे बच्चे, एक सेकंड भाई, 1.5 टू 2.5 सेमी, ठीक है ना। ये बच्चों क्या होता है? व्यास होता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से भाई, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लग रही है मेरे प्यारे भाई तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा भाई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। क्लास डेली हुआ करेगी, ठीक है, आप लोग इसी समय पर उपलब्ध हैं।
मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है। मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है, क्या होती है बच्चों? दीवार में होती है। सी आकार की उपास्थि होती है, ओ आकार की उपास्थि होती है बच्चों, सी आकार की अस्थि होती है, या बच्चों डी आकार की उपास्थि। देखिए जो चीजें आपको वहां थ्योरी में नहीं मिली हैं वो बातें बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार लंबे तरीके से आपको मैंने थ्योरी का रिवीजन करा दिया और बाकी चीजें बच्चों किसमें करा रहे हैं? हम क्वेश्चन में करा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के माध्यम से पढ़िएगा। तो बच्चों मनुष्य की जो श्वास नली की दीवार होती है बच्चों, ये इसकी सी आकार की उपास्थि होती है। किसके आकार की उपास्थि होती है? सी आकार की। मतलब बच्चों ये ऐसे सी आकार की सी क्या होती है? उपास्थि का मतलब ये होता है, एक सेकेंड आपको मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड बच्चे, हाँ चलिए अच्छा अभी देखते हैं, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ठीक ना। मनुष्य की जो श्वास नली की दीवार सी आकार की बच्चों, इसमें उपास्थि मतलब जिसमें उपअस्थि होती है। उपअस्थि जो होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है? जो ये कंठ होता है ना बच्चों, ये किस आकार का होता है? ये सी आकार का, मतलब ऐसे खुला होता है, ठीक है ना। ऐसे सी आकार का बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ होता है। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। हमने सोचा वहाँ पे दिखा दें आपको, शायद चित्र बना था तो हमने सोचा वहीं दिखा दें आपको, कोई बात नहीं, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है शानदार तरीके से। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा में भरे तरल पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा। फुफ्फुस गुहा, ठीक ना। देखिए बच्चों जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े जिस झिल्ली के अंदर आवरण में होते हैं, जिस आवरण या झिल्ली के अंदर ये होते हैं फेफड़े, उसे बच्चों क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा। और उसके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ बच्चों क्या कहलाता है? फुफ्फुस आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फुफ्फुस आवरण कहलाता है। तो फुफ्फुस गुहा में भरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? बताइए यहाँ पे। इसका सॉरी क्या कार्य होता है बच्चों? सॉरी इसका पूछा गया क्या कार्य होता है। हाँ कार्य मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया था, तो क्या समझ लीजिए बच्चों क्या होता है। फुफ्फुस आवरण को नम एवं लचीला बनाता है, फेफड़ों की सुरक्षा कर। तो बच्चों ध्यान रखिए कि फेफड़ों की सुरक्षा भी करता है, फेफड़ों की सुरक्षा करता है। फुफ्फुस आवरण को नम तथा चिकना बनाता है, ये भी सही है बच्चों। फुफ्फुस आवरण को घर्षण युक्त मुक्त रखना, ये भी इसका कार्य होता है। इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। बच्चों जो ये तरल पदार्थ होता है ना, इसका काम होता है कि जो फेफड़े होते हैं वो सूखने ना पाएँ, और सूखने ना पाएँ, सूखेंगे नहीं बच्चे तो आपस में उनकी जो वाहिकाएं हैं या जो उनके भाग हैं, अंग हैं, वो आपस में घर्षण नहीं करेंगे। और घर्षण करेंगे बच्चे तो हवाएं जो कूपिकाएं हैं ना वो फट जाएंगी। कूपिकाएं क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। बच्चों जब कूपिकाओं में बहुत सारे बैक्टीरिया जम जाते हैं, कूपिकाओं में बच्चों जो कूपिकाएं होती हैं ना, कूपिकाओं में आपने देखा होगा जो कूपिकाएं बनी हुई हैं, ठीक है ना। इन कूपिकाओं में बच्चों जब बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया जम जाते हैं बच्चों ना, तो यही टीबी का रूप ले लेता है। टीबी रोग का बच्चों क्या बन जाता है? कारण बन जाता है, ठीक है ना। कूपिकाओं को ये पूरा बाहर फूलने नहीं देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़। 5 क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है बच्चों? मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ये भी पीछे पढ़ के आए हो। कितनी होती है साथी? 2 होती है, ठीक है ना। एक बच्चों क्या होता है? एक दायां फेफड़ा होता है, ठीक है ना। और एक बच्चों क्या होता है? बायां होता है, ठीक है ना। एक दायां और एक बायां। अगर हम लोग दायां की बात करें तो दायां 3 भागों में डिवाइड होता है, और बायां कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है ना। यानी 2 चेंबर में क्या होता है? डिवाइड होता है। ये कितने चेंबर में होता है? 2 चेंबर में डिवाइड होता है, ठीक है। और दायां कितने चेंबर में होता है? 3 चेंबर में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है भाई साहब तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और डेली क्लास में आइएगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना तो भाई साहब एकदम टांडो काट के आएंगे हम लोग साइंस में, ठीक है। अगला बच्चों कहा गया है दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? देखो भाई साहब आ गया वही पिंड चेंबर, बात वही है ना कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप तो देखते ही बता देंगे सर 3 पिंडों में बटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या कह रहा है? शानदार तरीके से भैया, ठीक है। शानदार तरीके से देखिए बेटा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे कि वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है? जो वायु कोश होता है वो किन कोशिकाओं से बनता है? जो वायु कोश होते हैं ना बच्चों, वायु कोश जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कूपिका के ऊपर जो वायु कोश होते हैं वो किससे बने होते हैं बच्चों? ठीक ना। सल्की उपकला से बने होते हैं, स्तंभी उपकला से बने होते हैं, घनाकार उपकला से बने होते हैं, ग्रंथिल उपकला से बने होते हैं। तो वायु कोश या इनको वायु कूपिका भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके बने होते हैं बच्चों? सल्की उपकला के बने होते हैं। सल्की उपकला बच्चों क्या होती है? उपकला बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग उपकला की बात करें प्यारे बच्चे, ये पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था उपकला, ठीक है। ये बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था उपकला के बारे में बात करें तो जब बच्चे जैव प्रक्रम पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है ना,
नहीं यार, आप में नहीं पढ़ाया था मैंने इसको बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाया, ठीक है ना। चलिए सॉरी, समझिएगा बच्चों, वहाँ पे पढ़ाया था। ये एक प्रकार का बच्चों क्या होता है, ऊतक होता है, ठीक है ना। ये ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया था, याद आया। इसको बच्चे ध्यान रखिएगा, ऊतक बच्चों होता है। क्या होता है, ऊतक होता है। एक प्रकार के बच्चों क्या है, ऊतक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे ऊतक क्या होते हैं, सबसे पहले समझिएगा बच्चे ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा ऊतक क्या होते हैं बच्चों, ऊतक, ठीक है ना। अरे यार एक सेकेंड, ऊतक, इसे टिश्यूज भी कहते हैं बच्चों, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में टिश्यूज कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बच्चों बात करें तो पेशी टिश्यूज होता है, ठीक है ना। पेशी होता है टिश्यूज, यानी पेशी ऊतक होता है। दूसरा बच्चों हम लोग बात करें तो तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। तीसरा बच्चे बात करें तो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। चौथे की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो उपकला ऊतक होता है। क्या होता है, उपकला ऊतक। उपकला के बच्चे कई होते हैं, इसमें एक सल्की होता है, एक स्तंभी होता है, ठीक है ना। तो इसी बच्चों उपकला ऊतक जो होता है, ऊतक सबसे पहले बात समझिएगा, ऊतक क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं के समूह को, ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को बच्चों ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को शरीर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला। पेशी ऊतक जो मांसपेशियां वगैरह होती हैं शरीर में, जो मांसपेशी वगैरह बनती है बच्चों, किसकी बनती है, पेशी ऊतक की बनती है, यानी कि पेशी ऊतक होते हैं, ठीक है। तंत्रिका यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये पीछे की मेरुरज्जु जो होती है, हड्डी मेरुरज्जु होती है, इसके अंदर के बच्चे जो वाहिनियां होती हैं, अर्थात जो तंत्रिका तंत्र होती है बच्चों, किसकी होती है, तंत्रिका ऊतक की बनी होती है, ठीक है ना। वो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। संयोजी, जैसे आप उन्हें पढ़ा होगा ब्लड, जब ब्लड आपसे पूछा था ब्लड क्या है, तो सबसे पहले आप लोग आंसर ही देते सर ब्लड एक संयोजी ऊतक है। तो बच्चों क्या है, संयोजी ऊतक है। ये क्या करता है, आपके शरीर में जितने भी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, जो भी पार्ट होते हैं, उन सभी को क्या करता है, जोड़ने का काम कौन करता है, संयोजी ऊतक करता है, ठीक है। उसके जो उपकला ऊतक क्या होता है, वसा वगैरह जो होते हैं शरीर में, वसा, प्रोटीन, ये सब किसके बनते हैं बच्चों, ये उपकला ऊतक के होते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, उसी में बच्चों सल्की उपकलक होता है, बहुत चिकना होता है, ठीक है ना, बहुत चिकना, बहुत मुलायम होता है, तो उसी को बच्चे सल्की उपकला कहते हैं। सल्की उपकला का बच्चों किसका बना होता है, वायु कोष्ठक बना होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, शानदार तरीके से आप लोग समझिएगा बच्चे, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न आप लोग समझिएगा कि मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं बच्चों, ये बताइएगा। अगर क्लास प्यारे भाई अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए आप लोग, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरे प्यारे भाई तो एक बार लाइक का बटन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, कि जितना थोड़ा दोस्तों तक आप चीज़ें फैलाओगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित संरचनाएं प्राथमिक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी है, या प्राथमिक उपशाखाएं है बच्चों, वायुकोष है, ठीक है ना, या फिर प्यारे बच्चे इसमें ध्यान रखिएगा वायुकोष है। क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत शानदार। तो हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, वायुकोष हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर वायुकोष हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैस का जो विनिमय होता है बच्चों, कहाँ होता है, वायुकोष में होता है। यानी जो हम मतलब विनिमय का मतलब बच्चों ये होता है कि आदान और प्रदान, मतलब O2 आना और CO2 को बाहर करना, इन चीज़ों को विनिमय कहाँ होता है, तो वायुकोष में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है, शानदार तरीके से देखिएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है। हम जो जंतुओं की शरीर होती है, ये बच्चों श्वसन के समय जो अशुद्ध वायु होती है ना, उसको बाहर करना और शुद्ध वायु को ग्रहण करना, ये कौन सी क्रिया कहलाती है, मैंने शुरू में आपको बताया था बच्चों, ठीक ना। तो ध्यान रखिए बच्चों, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। आंतरिक श्वसन बच्चों नहीं होता है। आंतरिक श्वसन बच्चों कहाँ होता है, आंतरिक श्वसन कोशिकाओं में होता है बच्चों, कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, ठीक ना, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। आंतरिक श्वसन बच्चों कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे चलते हैं आगे, हम लोग अच्छे से समझते हैं चीज़ों को ध्यान से,
ये सब आपने पढ़ लिया, इसलिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो। आप लोग कोई भी क्वेश्चन दीजिएगा मजा आ जाएगा आप सभी को। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हीमोग्लोबिन किस चीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। उत्सर्जन में निभाता है, श्वसन में निभाता है, पाचन में निभाता है, या फिर वृद्धि में निभाता है बच्चों। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है बच्चों, ठीक ना। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक ना, लाल होता है। क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें आयरन होता है, क्योंकि इसमें बच्चों क्या होता है? आयरन होता है, ठीक ना, आयरन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है शरीर में, ये पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन का काम है श्वसन कराना। क्या करना? श्वसन में इसका काम आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही O2 यानी ऑक्सीजन आपके शरीर में वितरित होती है, और वहाँ से बच्चों क्या होता है? अशुद्ध वायु जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो बच्चों फेफड़ों तक आता है, और फिर फेफड़ों से क्या होता है? वो बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, प्रश्न नंबर अगला, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ रहा है बच्चे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है भाई साहब तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए आप लोग, ठीक है ना, और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरे दोस्त तो, ठीक है। चलिए देखिए भाई क्या कहा गया है, लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। जो लाल रुधिर होते हैं, रुधिर 3 प्रकार की होती है बच्चों, एक RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, और एक WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं, यानी कि सफ़ेद रक्तवाहिनियाँ होती हैं, रुधिराणु होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों क्या होता है? एक प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक ना, क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा गया बच्चे कि लाल रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? बाइकार्बोनेट के रूप में करते हैं, या कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं, या बच्चों कार्बनिक अम्ल के रूप में करते हैं, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया ना, एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक बच्चों अनाक्सी श्वसन होता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनाक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन होता है और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, नहीं उसमें अशुद्ध गैस होती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही तो क्या करता है? शुद्ध ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन बच्चों क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, समझ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहा गया है शानदार तरीके से आप लोग बताइएगा। अवायवीय या अनाक्सी श्वसन में निर्गत ऊर्जा की मात्रा होती है, ठीक है ना। इसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? जो निर्गत श्वसन होता है, ठीक है ना, या अनाक्सी श्वसन होता है बच्चों, इसमें जो ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? अनाक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन का मतलब क्या होगा बच्चों? इसमें CO2 की मात्रा रहेगी, ठीक है ना। इसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है बच्चों? ध्यान रखिएगा 27 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 27 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से प्यारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन। बताइएगा अगला आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है? बच्चों ग्लाइकोलाइसिस एक क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? क्रिया होती है। यह क्रिया बच्चों कहाँ होती है? ठीक ना, ध्यान रखिएगा, यह क्रिया बच्चों कोशिका में होती है। यह क्रिया कोशिका में होती है बच्चों। कहाँ होती है? कोशिका में होती है, ठीक ना, कोशिका में होती है। और बच्चों ये कैसी क्रिया है? तो ये ध्यान रखिए बच्चों, ये बिना ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन रहित है बच्चों, ऑक्सीजन रहित क्रिया है, ऑक्सीजन रहित क्रिया है बच्चों, ठीक ना, ऑक्सीजन रहित क्रिया है। जो कोशिका होती है ना, कोशिका में बच्चों ध्यान रखिएगा, जो कोशिका होती हैं, कोशिकाओं में बच्चों क्या होता है? ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तरह तरह की होती हैं। और यहाँ बच्चों क्या होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक ना। अब कोशिका द्रव्य में बच्चों क्या होता है? कोशिका में होता है, ठीक ना, कोशिका द्रव कह सकते हो कि कोशिका द्रव में होता है बच्चों, ठीक ना, कोशिका द्रव में होता है, ठीक ना, कोशिका द्रव में क्रिया होती है। यहाँ से बच्चों क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव क्या करती है बच्चों? ये 2 पायरुविक एसिड बनाती है। 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करती है बच्चों। क्या करती है? पायरुविक एसिड का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड का निर्माण करती है। और पायरुविक एसिड का निर्माण वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने के लिए, अणुओं को तोड़ने के लिए, ठीक ना, तोड़ने के लिए बच्चों क्या होता है?
इसके अणुओं को तोड़ने के लिए ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बच्चों क्या होता है, दो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि यहाँ बच्चों क्या कहा गया है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में पायरुविक अम्ल में बदलना, ठीक है ना, पायरुविक अम्ल में बदलना ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहलाती है बच्चों, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही भाई। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ठीक है भाई, अगर मजा आ रहा है क्लास में तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। शानदार तरीके से बच्चे, जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और क्लास जब खत्म हो तो भाई एक बार अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी इच्छा हो आपकी। निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रसनी में बच्चों उपस्थित होता है, नासा ग्रसनी उपस्थित होती है, मुख ग्रसनी उपस्थित होती है, कंठ ग्रसनी उपस्थित होती है, या उपरोक्त में से सभी। याद करो बच्चे, शुरू मैंने आपको ग्रसनी बताया था, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं बच्चों। ग्रसनी मैंने कहा 3 भाग होते हैं बच्चों, एक क्या होता है, अग्र होता है, निचला भाग होता है, और पिछला भाग होता है, ठीक ना। अग्र भाग होता है बच्चों, क्या होता है, अग्र होता है, निचला भाग होता है, कौन सा होता है बच्चों, निचला भाग होता है, और मैंने बताया था पिछला भाग होता है, एक क्या होता है बच्चों, पिछला भाग होता है। तो ये बच्चों तीनों होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या हो जाएगा। बच्चों हमारे यहाँ एकेडमिक यानी मैट्रिक भी क्लास चलती हैं, इसलिए यार काफ़ी क्लासेस हो जाती हैं। ये कंटेंट बच्चों हमें अकेले बनाना होता है, समझ रहे हैं ना भैया। हमारे पास अभी इतनी बड़ी टीम नहीं बाबू, ठीक है ना, कि हम जो है सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ। तो इसलिए बच्चे ये क्वेश्चन भी हमें टाइप करने होते हैं, ठीक है, उसके बाद थंबनेल वगैरह सब कुछ हमें बनाना होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा हम एक ही मतलब समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस कारण हम एक ही क्लास दे पाते हैं बच्चे। अन्यथा अभी थोड़ा सा हमारे पास ये हेल्प हो जाए PDF वाली ना बच्चों, तो हम बहुत सारी क्लास और बहुत मस्ती से क्लास दें, ठीक है भाई। चलिए अभी हमें एक और शाम को क्लास लेनी है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा जल्दी से हम लोग खींच रहे हैं। स्वर रज्जु किसमें होता है, स्वर रज्जु बच्चों कहाँ होता है ये बताइएगा। स्वर रज्जु, रज्जु का मतलब बच्चों क्या होता है, रस्सी। रज्जु का मतलब क्या होता है, रस्सी होता है, ठीक है ना। रज्जु का मतलब बच्चों क्या होता है, रस्सी होता है, ठीक है ना। मतलब स्वर रस्सी कहाँ होती है, जो स्वर वाहिनी होती है कहाँ होती है बच्चे, ग्रसनी में होती है, कंठ में होती है, फेफड़े में होती है, या श्वास नली में होती है बच्चों। जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, जल्दी से आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा स्वर रज्जु कहाँ होती है बच्चे, कंठ में होती है, क्योंकि कहाँ होती है भैया, कंठ ही से तो हमारा जो स्वर तंत्रिका होती है वो किससे जुड़ी होती है बच्चों, स्वर तंत्रिका कंठ से जुड़ी होती है, ठीक ना। स्वर तंत्रिका किससे जुड़ी होती है, बच्चों किससे जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा, वो किससे जुड़ी होती है, कंठ से जुड़ी होती है भाई, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी क्या कहा गया है, देखिए भैया फटाफट। इसलिए मुझे पता है कि लाइव क्लास तो है नहीं, इसलिए जल्दी से मैं भी खींच रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन मैं करवा ले जाऊँ, ठीक है ना। लगभग 15, 16, 18, 20 क्वेश्चन होंगे। मनुष्य में श्वासनाल में जब वायु नहीं होता है, देखिएगा क्या, मनुष्य में श्वासनाल में जब वायु नहीं होती है तो भी वह विचलित नहीं है, विचकती नहीं है, क्यों। मनुष्य के श्वासनाल में जब वायु नहीं भी होती है तो भी बच्चों वो विचकती नहीं, मतलब वो इधर उधर नहीं होती है, क्यों। काइटिन छल्लों के कारण होती है बच्चों, अस्थिल छल्लों के कारण होती है, उपास्थ छल्लों के कारण होती है, या फिर दाब के कारण होती है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। या फिर बच्चों दाब के कारण होती है, क्यों ऐसा होता है कि वो विचकती नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्यों ऐसा होता है कि वो विचकती नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा उपास्थिल छल्लों के कारण होती है बच्चों, किसके कारण होती है, उपस्थिल छल्लों के, जो वहाँ पे उपस्थित छल्ले ऐसे बने होते हैं ना बच्चों, इस कारण बच्चों क्या होता है, वो उपस्थित छल्ले होते हैं, जो मैंने ऐसे बताया था ना, नलिका होती है इसमें, ठीक है ना। यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ पे कंठ द्वार होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, कंठ होता है, उसी के पास बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक ऐसे भाग बाहर की ओर निकला होता है, उसी भाग को बच्चों क्या कहते हैं, उसे टेटुआ कहते हैं ना, कंठ कहते हैं, समझे। तो उपास्थि मतलब बच्चों क्या होता है, एक अस्थि होती है, उसे उपअस्थि कहते हैं, उसमें छल्ले का कारण होता है कि बच्चों इसमें वायु ना होने के बाद भी क्या होता है, विचकती नहीं है, ठीक है। चलिए विचकना का मतलब होता है भटकती नहीं है, या फिर आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है ना। आदमी अपना कार्य करता रहता है, मनुष्य अपना काम करता रहता है। अगला, फुफ्फुसी कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है बच्चों, बताइएगा। फुफ्फुसी केशिकाओं का, सॉरी कोशिकाओं नहीं है, केशिकाओं का जाल बच्चों फेफड़े के किस संरचना में होता है, बताइएगा। ग्रसनी में होता है बच्चों, वायुकोश में होता है, श्वासनली में होता है, या फिर श्वसनी में। फुफ्फुसी केशिकाओं का जाल, फुफ्फुसी केशिकाओं का जाल बच्चों कहाँ होता है, ये आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। फुफ्फुसी कोशिकाओं का जाल कहाँ होता है, ठीक है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसका जवाब दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। जो फुफ्फुस धमनियाँ होती है बच्चों, फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, ठीक है ना, सिराएँ भी होती हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जो फेफड़ों में वाहिकाएं फैली होती है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, फुफ्फुस वाहिकाएं कहते हैं। तो इनमें बच्चों केशिकाएं होती, केशिकाएं वो स्थल होता है जहाँ से वायु जा करके वापस लौटता है, शुद्ध रक्त जा करके या फिर शुद्ध वायु जा करके वापस लौटती है, उस स्थल को क्या कहते हैं बच्चों, केशिका कहते हैं, ठीक ना। तो यही पूछा गया है कि इसमें फेफड़ों में बच्चे फुफ्फुस केशिकाएं का जाल जो होता है ना, वो कहाँ तक होता है बच्चों, कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा कोशिका वायु कोष में होता है। कहाँ होता है बच्चों, वायु कोष में, जो आप वायु कोष यानी कूपिकाएँ जो होती है ना, उसी कूपिकाएँ बच्चों जिसमें बंधी होती है ना बच्चों, ये कूपिकाएँ जिसमें बनी होती हैं, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, वायु कोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वायु कोष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शानदार तरीके से देखिए बच्चे, वायु कोषों में, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वायु कोषों की बाह्य सतह पर का जाल फैला होता है, यहाँ पे रिक्त स्थान रहा है, का जाल फैला होता है। किस चीज़ का जाल फैला होता है बच्चों, वायु कोष की बाह्य सतह पर का जाल फैला होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, रुधिर केशिकाओं का होता है, लसिका वाहिनियों का होता है, धमनी का होता है या सिराओं का होता है बच्चों, किसका जाल फैला होता है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसका जाल किसका फैला होता है बच्चों, ठीक ना। हाँ, किसका जाल होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है बच्चों, किसका होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है बच्चों, किसका होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, इतने क्वेश्चन थे भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें 18 थे, बाकी थ्योरी मैंने करा दिया है। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और धमनियाँ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक ना। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो परिसंचरण तंत्र की होगी, ठीक ना। किसकी होगी, परिसंचरण तंत्र की होगी, ठीक ना। परिसंचरण तंत्र में धमनी, सिरा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, यानी हार्ट के बारे में विशेष पर पढ़ेंगे उसमें, ठीक ना। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए आप लोग अच्छे से, भाई साहब पढ़िए और मस्त रहिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग ग्रुप डी का पेपर दीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।